बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मैनेजमेंट का अध्ययन करने जा रहे हैं और मैनेजमेंट में भी हम नियोजन के सिद्धांत, उद्देश्य, सीमाएं आदि का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। जहाँ तक नियोजन के सिद्धांतों का सवाल है, नियोजन के सिद्धांत कुंज एवं ऑर्डनेल ने दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सिद्धांत वह अंतिम निष्कर्ष हैं जिन्हें कि सिद्ध किया जा चुका है, अर्थात वे व्यवहार से एक निश्चित नियम का रूप ले गए हैं, अर्थात वे एक आधारभूत खंभे हैं, आधारभूत निष्कर्ष हैं जिनको अपनाने से योजना अच्छे से बनती है। नियोजन के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत उद्देश्यों का सिद्धांत। ठीक बात है कि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, अर्थात किसके लिए हम योजना बना रहे हैं यह तय होना चाहिए, तभी हम अच्छी योजना बना पाएंगे। दूसरा सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। बिल्कुल ठीक बात है, अर्थात आपकी योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि वह उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तीसरा सिद्धांत जो आपके सामने है स्क्रीन पर, प्राथमिकता का सिद्धांत, अर्थात प्रबंधकों को चाहिए कि नियोजन को प्राथमिकता दे, अर्थात नियोजन को प्राथमिक कार्य के रूप में मानते हुए उसके सिद्धांतों का अनुसरण करें। मान्यताओं का सिद्धांत, प्रत्येक कार्य के लिए कोई मान्यता निश्चित होती है, वैसे ही नियोजन के लिए भी मान्यताएं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, तभी हम अच्छी योजना बना सकते हैं। जहाँ तक अगले सिद्धांत का सवाल है, सही पूर्वानुमान का सिद्धांत, अर्थात पूर्वानुमान पर ही आधारित होता है नियोजन, और यदि पूर्वानुमान ही गलत लगा लिया तो फिर अच्छी योजना की कल्पना हम नहीं कर सकते। सर्वव्यापकता का सिद्धांत ये कहता है कि नियोजन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि नियोजन सभी स्तरों पर लागू हो, अर्थात सर्वव्यापक हो। जहाँ तक कार्यकुशलता के सिद्धांत का प्रश्न है कि योजना ऐसी हो जो कार्यकुशलता में वृद्धि करने में योगदान दे सके। लोचशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि परिस्थितियाँ परिवर्तनशील होती है और योजना भविष्य के लिए होती है, इसलिए योजना बनाते समय पर्याप्त लोचशीलता अपनानी चाहिए। जहाँ तक परिवर्तन का सिद्धांत है, परिवर्तन होते रहते हैं, नवाचार होते रहते हैं, योजना में इतनी गुंजाइश अवश्य रखनी चाहिए जिससे कि उन परिवर्तित परिस्थितियों में उसे लागू किया जा सके। प्रतिबद्धता का सिद्धांत यह कहता है कि योजना प्रतिबद्ध या कमिट को पूरा करने वाली होनी चाहिए। सीमाकारी घटकों का सिद्धांत यह कहता है कि उन घटकों को पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए जो नियोजन को सीमित कर सकते हैं, ताकि उन पर विजयश्री हासिल की जा सके। समय का सिद्धांत, अर्थात नियोजन में समय तत्व को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर समय को शामिल नहीं करेंगे तो यह नहीं पता होगा कि हमें अपने लक्ष्य कब तक प्राप्त करने हैं, इसलिए समय के सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही योजना बनानी चाहिए। विकल्पों का सिद्धांत यह कहता है कि योजना बनाते समय किसी भी कार्य के अनेक विकल्प होंगे और उनको विकसित किया जाना चाहिए, तभी हम अच्छे विकल्पों से कार्य को अंतिम रूप दे सकते हैं। सहभागिता का सिद्धांत यह कहता है कि योजना प्रबंध के सभी स्तरों के प्रतिनिधित्व से निर्धारित करनी चाहिए, अर्थात सभी की भागीदारिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, इससे अच्छी योजना बनती है। तो अभी हमने विद्यार्थियों इस बात की चर्चा की कि नियोजन कोई सिद्धांतों पर आधारित है, कोई सिद्धांतों पर टिका हुआ है। उसी प्रकार नियोजन के तत्वों और घटकों का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, अर्थात नियोजन किन तत्वों और घटकों से मिलकर बनता है। प्रक्रिया अपनी जगह पर है, लेकिन घटक जो नियोजन के लिए आवश्यक होते हैं
एक अच्छे योजनाकार को इन घटकों पर विचार कर लेना चाहिए और तभी योजना के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। पहला घटक उद्देश्य, अर्थात उद्देश्य निर्धारित करके ही योजना बनती है, इसलिए उद्देश्य सुनिश्चित होने चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाए कि उद्देश्य संसाधनों के अनुरूप होने चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। 5-10% का वेरिएशन हो सकता है। उसके पश्चात व्यू रचनाएं, हमें इस बात की स्टडी कर लेनी चाहिए कि योजना जिसके लिए बन रही है उसको अंतिम रूप देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरह से हम कार्य को कर सकते हैं। नीतियाँ पथ प्रदर्शक नियमों की रूपरेखा होती है। नीतियों को भी निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, यह भी नियोजन का एक घटक है। कार्यविधियाँ, प्रोसीजर, कार्य करने का तरीका, अर्थात योजना जब लागू की जानी है तो उसके कार्य करने के तरीके को निश्चित कर लेना चाहिए। प्रणालियाँ, यह कोई उप योजना हो सकती है, अर्थात सब प्लानिंग इसको कहेंगे। कोई मुख्य उद्देश्य और उसके बाद जो उप उद्देश्य और उसके बाद जो उप कार्य, उनके लिए बनाई गई योजना प्रणाली के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। नियम को फॉलो करना होता है और नियम सुनिश्चित करने जरूरी होते हैं। तो किसी भी कार्य के लिए नियम को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नियम की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। उसके पश्चात प्रमाप, स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए। जहाँ तक अगले पॉइंट का सवाल है, कार्यक्रम, प्रोग्राम, अर्थात कार्यों का क्रम निश्चित होना चाहिए। इसके लिए भी आपको काम करना होगा। बजट, भावी गतिविधियों का गणितीय अनुमान, यह भी लगा लेना चाहिए कि किस कार्य में कितना धन खर्च होगा, इसका पहले ही अनुमान होना जरूरी है। नहीं तो फिर जब योजना लागू करेंगे तो जो पर्याप्त धन की आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पाएगी। अनुसूचियाँ, अर्थात जो शेड्यूल्ड है उसको निश्चित कर लेना चाहिए कि तय समय पर वह कार्यक्रम हो जाए। परियोजना, एक व्यापक योजना के उपबिंदु के रूप में इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है, तो वो भी निश्चित कर लेना चाहिए। और जहाँ तक स्ट्रैटेजी या रणनीति का सवाल है, वह एक व्यू रचना की भांति है कि जो प्रतिस्पर्धी हैं उनकी रणनीति क्या हो सकती है उस कार्य को करने के लिए, और हम अपनी किस प्रकार की रणनीति को अपनाकर अपने कार्य को संपन्न करेंगे। तो यह थे नियोजन के आवश्यक घटक। उसके पश्चात नियोजन की सीमाएं या बाधाएं, तो इसमें भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वैसे अपने आप में नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, बौद्धिक कार्य है, एक प्रक्रिया है, सब कुछ। लेकिन फिर भी नियोजन सीमित हो जाता है। नियोजन को कुछ घटक, कुछ तत्व, कुछ बातें सीमित कर देती हैं जो नियोजन की सीमाएं अथवा बाधाएं कहलाती हैं। जैसे उनमें से कुछ पर मैं चर्चा करता हूँ। उद्देश्यों की अस्पष्टता, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने उद्देश्य अस्पष्ट निर्धारित किए तो फिर योजना भी अस्पष्ट होगी और वो किसी प्रकार के भी सार्थक परिणाम उपलब्ध नहीं कराएगी। दूसरा, अव्यवहारिक पूर्वानुमान, अर्थात जो फोरकास्टिंग की है वो अव्यवहारिक है, नॉन प्रैक्टिकल है। अर्थात हमने सिर्फ काल्पनिक पूर्वानुमान ही लगाया, हकीकत का पूर्वानुमान नहीं लगाया, और उससे भी हमारी योजना अच्छी तरह नहीं बन पाएगी और सार्थक परिणाम नहीं देगी। यदि मान्यताएं गलत निश्चित कर ली, जो तीसरे बिंदु के रूप में दिखाई दिया है, तब भी हम अच्छी योजना नहीं बना पाएंगे, अर्थात योजना सीमित हो जाएगी। पहलपन का अभाव, कुछ लोगों के मस्तिष्क में यह होता है कि जो पहले से तय है तो फिर हम इनिशिएट कहाँ से लेंगे, तो यह सोच नियोजन को आगे नहीं बढ़ने देती। उसके पश्चात व्यापारिक सोच का अभाव, अर्थात जो योजना बनाने वाले हैं उनमें व्यापारिक सोच का अभाव होता है। वो कॉमर्शियल साइड से अगर नहीं है तो वो उस प्रकार की सोच नहीं रखते और अच्छी योजना नहीं बना पाते और उससे अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते। इसके पश्चात विद्यमान उद्देश्यों की लौचहीनता, यह भी तय है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने के बाद उद्देश्यों में बदलाव की जरूरत होती है और वो इस प्रकार हो नहीं पाता, इसलिए भी नियोजन सीमित हो जाता है। प्रबंधकों का आपसी संघर्ष, यह भी बना रहता है, क्योंकि प्रबंधक इस विषय पर आपस में
विरोधाभासी धारणा रखते हैं कि हमारे पहलपन और नेतृत्व की क्षमता में कमी आएगी, इसलिए हमें नियोजन को के अनुसार या नियोजन को नहीं अपनाना है, इसलिए भी नियोजन सीमित हो जाता है। जहाँ तक खर्चे का सवाल है, नियोजन पर किया जाने वाले खर्चे को लोग या व्यक्तियों द्वारा अपव्यय मानते हैं, क्योंकि तत्काल सोचकर तत्काल कार्य करना ज़्यादा बेहतर होता है, और यदि योजना बनाकर चला जाता है तो उसमें समय लगता है और धन खर्च होता है। तो विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, और वे इस पर पुस्तक की सहायता से विस्तृत विचार करके और नोट्स बनाएं और इसका प्रश्न को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करें। धन्यवाद। नमस्कार।